वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। माफ करिएगा, कुछ दिनों से मैं ये क्लास नहीं ले पा रहा था। एक्चुअली में आपको पता होगा, मे बी ओनली आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में कवर कर रहा था। जो रूटीन का काम होता है वो तो होता ही है। 2.5 से 3 घंटे की रेगुलर क्लासेस होती हैं, कई बार बियॉन्ड की भी होती हैं। उसके लिए आपको प्रिपेयर भी करना होता है। तो फिर मैंने पारस सर से रिक्वेस्ट किया कि अगर वो कुछ दिनों के लिए ये सेशंस होल्ड कर ले तो मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा समय मिल गया। खैर, अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इसे कंटिन्यू किया करते थे। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया कि मुंबई में इसके केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो डेटा प्रोवाइड किया गया है स्टेट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग 250 केस रिपोर्ट किए गए हैं हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज के। देखिए, ये जो बीमारी है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों में इन जनरली पाई जाती है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से होती है। वैसे बहुत लीथल नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों को होती है। तो बच्चों को तो छोटी बीमारियां भी ज़्यादा भारी हो जाती हैं, उनको बुखार भी आ जाए तो सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि उनके मुंह में छाले आ जाते हैं, बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, और पैरों में देखिए ऐसे लाल लाल स्पॉट्स आ जाते हैं। कई बार वो पानी वाले फफोलों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे बड़ी पेनफुल कंडीशन में चले जाते हैं, तो माता पिता का परेशान होना बहुत ही वाजिब हो जाता है। हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज जो होती है ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है। मैंने कहा खतरनाक नहीं है, लेकिन फैलता बहुत तेजी से है। और फैलने का कारण क्या है कि बच्चों में होता है। बच्चों को आप कितना रोक लोगे? वो जगह जगह खेलने जाएंगे, स्कूल जाएंगे। इन दैट केस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इसके जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। होता कैसे है ये? कॉक्सैकी वायरस, ये एक वायरस है जो कि नॉन पोलियो एंटेरोवायरस की जो फैमिली है या ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। देखिए, जो एंटेरोवायरस है यही एंटेरोवायरस पोलियो भी कॉज करता है, लेकिन कुछ एंटेरोवायरस ऐसे होते हैं जो पोलियो कॉज नहीं करते। उसी में से एक है कॉक्सैकी वायरस, जो कि ये हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज कॉज करता है, जो बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। अगर जो कंटेमिनेटेड फेसेस हैं, अनवॉश्ड हैंड्स हैं, उनको छू लिया जाए किसी और बच्चे के द्वारा, किसी एक पर्सन का सलाइवा या रेस्पिरेटरी सिक्रेशन किसी और बच्चे के कांटेक्ट में आ जाए तो फैल जाएगा। सिम्टम्स में बुखार आता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, हाथ और पैर इससे प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए इसे हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है, क्योंकि ये 3 हिस्से बहुत वाइडली कवर हो जाते हैं, बहुत वाइडली इसमें ये फैलता है। ये इलनेस बहुत सीरियस नहीं है, जैसे टोल्ड यू अर्लियर। एंटी एलर्जिक मेडिसिन और ऑइंटमेंट का सहारा लेकर इसे ठीक किया जाता है। इन जनरल 5 से 6 दिन में ये धीमे धीमे ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। लेकिन हाँ, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है कि आप बच्चे को वैक्सीन दे दो और उसके बाद ये हो ना, तो ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैसे प्रिवेंट करते हैं? फ्रिक्वेंटली बच्चे के आप हाथ धुलवाइए, क्लोज कॉन्टैक्ट से उसको बचाइए, और हेल्प करिए कि बच्चे को जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाए, ताकि जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क कम हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली में अभी हाल ही में एक प्ली डाली गई थी, एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें चैलेंज किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 को और उसके प्रोविजंस को। उसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कपल है जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है, तो उन्हें मजिस्ट्रेट के ऑफिस में इस बात की जानकारी 1 महीने पहले, यानी कि 30 दिन पहले देनी होगी। अब मामला केवल 30 दिन पहले जानकारी देने का नहीं है, उस जानकारी में उन्हें अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी, और उन डिटेल्स को वहाँ ऑफिस में पब्लिश भी किया जाएगा। अब जब उन डिटेल्स को वहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को अगर उस डिटेल पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकता है। अब इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, हम उन डायमेंशंस को समझेंगे। बिफोर दैट आप समझिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 क्या है। ये कानून है जिसको पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया ताकि इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिजेस जो इंडिया में होती हैं उनको रजिस्टर किया जा सके। अब देखिए, जो पर्सनल लॉज होते हैं जिनके जरिए मैरिजेस रजिस्टर की जाती हैं, अब उनमें तो एक व्यक्ति, अगर हिंदू पर्सनल लॉ है तो हिंदू जो हैं वही आपस में मैरिज कर सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो मुस्लिम्स ही आपस में शादी कर सकते हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है तो उनका मैकेनिज्म है। लेकिन अगर डिफरेंट कास्ट के लोग हैं या डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, वो शादी करना चाहते हैं, तो अगर वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो उनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन महज शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए धर्म को परिवर्तित किया जाए, ये तो लॉजिकल नहीं लगता। इसीलिए अगर 2 लोग अलग अलग रिलीजन के भी हैं तो भी वो शादी कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें अपना रिलीजन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इन शादियों में कोई रिलीजियस फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। फर्दर जो एक्ट है ये स्पेसिफाई करता है कि ये केवल इंडियन सिटीजन्स पर उन पर लागू नहीं होगा जो इंडिया में रहते हैं। डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं या रिलीजन के लोग हैं जो इंडिया में हैं, केवल उन पर लागू नहीं होगा, बल्कि वो इंडियन नेशनल्स जो किसी अन्य देश में हैं उन पर भी ये कानून लागू होगा। क्या है प्रोविजंस जिनको चैलेंज किया गया? पहला तो सेक्शन 5 जिसमें कहा गया है कि 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी। सेक्शन 6 जिसमें ये बोला गया है कि मैरिज ऑफिसर के पास जब ये नोटिस जाएगी तो उस नोटिस में सारी जानकारी होगी, जैसे कि जो दो लोग हैं उनके नाम, उनकी एज, जो एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, रेसिडेंस क्या है, ये सारी बातें उसमें स्पेसिफाई करी जाएंगी। उस पूरी जानकारी को एक मैरिज नोटिस बुक में मेंटेन कर दिया जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहता है कि इस कपल ने कोई जानकारी मैरिज ऑफिस में दी है क्या, तो वो जानकारी उनको मिल भी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मजिस्ट्रेट होंगे वो उसे किसी उचित स्थान पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे ऑफिस में पब्लिश कर देंगे जिसे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता हो। मतलब जो लोग इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं उनकी जानकारी उनकी शादी से 1 महीने पहले तक पब्लिक डोमेन में रहेगी। अब इसके साइड इफेक्ट्स आप समझ सकते हो, कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके, इसीलिए इसे चैलेंज भी किया गया। सेक्शन 7 इसमें ये प्रोसेस ऑफ ग्राउंड बताया गया है जिसके बेसिस पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन रेज करने के जो ग्राउंड्स हैं सिंपली ये नहीं है कि आप दो लोग डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के हो तो क्यों शादी कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट द ग्राउंड जिसके बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता हो सकता है कि उस कपल में से कोई ऐसा हो जिसने गलत जानकारी दी हो अपने एड्रेस के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, या ऐसा भी हो सकता है कि लड़का लड़की वो अपनी लीगल एज में नहीं पहुंचे हैं जब वो शादी कर रहे हैं। तो इन ग्राउंड्स पे अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। उसके बाद की जाएगी इंक्वायरी में अगर उन चार्जेस को सही पाया गया तो कार्रवाई होगी, और चार्जेस अगर गलत हैं तो फिर शादी हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है। अब चैलेंज क्या है? देखिए चैलेंज ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की जानकारी को 1 महीने के लिए पब्लिक डोमेन में डाल देते हो जहां पर उनका एड्रेस, नाम और बाकी सारी आइडेंटिटी है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ हो गया कि नहीं, जो आर्टिकल 21 में हम सभी लोगों को दिया गया है। तो 30 दिन पहले आप नोटिस देने को कह रहे हो और वो सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दोगे जहां पे पब्लिक जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी रहेगी, तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। दूसरा आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं जहां पे एक ही रिलीजन, एक ही कास्ट के लोग शादी कर रहे हैं, वहां पर ऐसा 1 महीने पहले जानकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहां पे है। अब देखिए एक इसका जो एडिशनल साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि कई बार जो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं उसमें फैमिलीज होस्टाइल होती हैं और लोग ऐसी शादी चोरी चुपके जल्दीबाजी में करना चाहते हैं। आप 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो प्लस जानकारी पब्लिक डोमेन में ला दे रहे हो, तो जो लोग अपनी फैमिलीज से बच के ऐसी शादियां करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि जानकारी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और 1 महीने का समय इनफ होता है कि उन्हें रोक दिया जाए। ये ऑनर किलिंग का भी मामला क्रिएट कर देता है कि फिर फैमिलीज हॉस्टाइल होंगी, वो हो सकता है लड़के या लड़की को जान से मार दें। ये तो एक ग्राउंड हो गया जहां पर फैमिलीज हॉस्टाइल हैं। कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर फैमिलीज एग्रीड हैं इस शादी को लेकर, लेकिन ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आ गई तो जो बाकी के कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग इस शादी का विरोध करने लग जाते हैं और जो फैमिलीज हैं उन्हें ही बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया जाता है कि आप ऐसी शादी जो मैरिजेस हैं उनको काउंटर करो। तो मैंने आपको 2 डायमेंशन बताए। फैमिली हॉस्टाइल है तब तो जान का खतरा होता है, फैमिली अगर मान भी गई है ना तो उसके बाद भी जो सोशल प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है क्योंकि जानकारी 1 महीने पहले ही पब्लिक डोमेन में चली गई। इंडिया में अभी भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती सोशली। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तो लीगल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके अलावा इसका जो एक प्रैक्टिकल डायमेंशन है मैंने आपको वो भी बता दिया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो परख के बारे में है। अच्छा, चिड़िया और परख को लेकर आपने अक्सर कई सारी कहावतें सुनी होंगी कि मैं उड़ती चिड़िया को परख सकता हूं कि उसके कितने पंख हैं, या फिर मैं उड़ती चिड़िया को परख लेता हूं कि ये कहां डेरा डालेगी। अब परखने का मतलब क्या है? परखने का मतलब होता है समझ लेना, इवेल्युएट कर लेना। परख है क्या? परख एक नया रेगुलेटर है। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। इसे इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये वही काम कर सके जो अभी तक नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा किया जाता रहा है या फिर स्टेट अचीवमेंट सर्वे के द्वारा किया जाता रहा है। अब भला ये दोनों एंटिटीज क्या काम किया करती थी जो अब परख करेगा? ये करते थे पीरियोडिक टेस्ट उन बच्चों के ऊपर जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। 3rd, 5th या 8th क्लास के बच्चों में लैंग्वेज और न्यूमेरिकल नॉलेज उनकी अच्छी है कि नहीं है, उसे टेस्ट किया जाता था। उसके बेसिस पे जो लर्निंग आउटकम है उसको जज किया जाता था। वही काम करेगा परख। यहां पर इस बात पर फोकस किया जाएगा कि जो रॉट लर्निंग है वो ना होने पाए। रॉट लर्निंग का मतलब आप समझते हो, रट्टाफिकेशन, चीजों को रट लेना बिना समझे। ज्यादातर इंफॉर्मेशन में एक हुआई होता है, अगर आपको वो हुआई पता हो
तो आप बड़े आराम से उस चीज को दिमाग में रिटेन कर सकते हो। बजाय इसके बच्चे उसे बार बार रिपीटेटिव मैनर में रट लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, बस उस इंफॉर्मेशन को कैटर कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो मैथमेटिक्स से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी रट जाते हैं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेरिवेशंस को भी रट लिया था क्योंकि उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार का जो मैकेनिज्म है उसे अवॉइड किया जाए, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर फोकस किया जाए। यही ऑब्जेक्टिव होगा परख का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी यही ऑब्जेक्टिव है, उसे ही पूरा करेगा परख। ये तैयार करेंगे कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जिनको इस्तेमाल किया जाए जब हम बच्चों की लर्निंग को इवेल्युएट कर रहे हों और 21st सेंचुरी में जो स्किल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। परख की जो टीम है इसमें होंगे लीडिंग असेसमेंट एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्ट्स जिनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, जो इंडिया को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर इवेल्युएट कर सकते हो। ये एक नेशनल सिंगल विंडो सोर्स की तरह काम करेगा जहां पर असेसमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज अवेलेबल होगी और सभी रूप में लर्निंग का असेसमेंट अच्छे से किया जा सकेगा। बाकी जो असेसमेंट सर्वे हैं जो अपना वो काम कर रहे हैं वो परख के नॉर्म्स के बेसिस पर अपना काम करेंगे। सिग्निफिकेंस ये है कि वो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा जो स्टूडेंट्स एक्चुअली फेस करते हैं। हमने देखा कि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो अक्सर सीबीएसई स्कूल के बच्चों से पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनका लर्निंग आउटकम वीक होता है। अगर हम परख के हिसाब से असेसमेंट करके उसे सही कर पाएं तो उनका भी स्टैंडर्ड इनहेंस हो जाएगा। टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन, कंडक्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, इसे डेवलप किया जा सकेगा स्कूल एजुकेशन में, तो ये फायदे होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेंसिक प्रोब को मैंडेटरी बनाया गया है, उसके बारे में है। दिल्ली पुलिस भारत की एक ऐसी पहली पुलिस बन गई है जहां पर फॉरेंसिक एविडेंस को किसी भी क्राइम सीन से कलेक्ट करना जरूरी बना दिया गया है। अगर वो क्राइम ऐसा है जहां पर 6 साल या उससे की अधिक की सजा हो सकती है, मर्डर केस है, रेप केस है, तो वहां पर फॉरेंसिक्स टीम का जाना जरूरी है। फॉरेंसिक क्या होता है? फॉरेंसिक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम एग्जामिन और एनालाइज करते हैं क्या एविडेंसेस को, कहां से, क्राइम सीन से। किस लिए? ताकि हम ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्रिएट कर सकें और पता कर सकें कि एक्चुअली में कौन है जो गिल्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इनोसेंट को पकड़ा जा रहा है। तो फॉरेंसिक्स में हम प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग को ढूंढने में मदद करें और हम जो कल्प्रिट है, जो गिल्टी व्यक्ति है, उसे पकड़ सकें। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कन्विक्शन रेट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हम उसे बेटर करें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके। ये कैसे वर्क करेगा? देखिए, गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास अपनी एक मोबाइल क्राइम वैन होती है। अब उनके पास एक एडिशनल फॉरेंसिक मोबाइल वैन भी होगी। जहां भी ऐसा कोई क्राइम सीन होगा, ये फॉरेंसिक मोबाइल वैन जाएगी, जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स होंगे, जो फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट होंगे, वो वहां से एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। हर वैन में प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स होंगे और इनफ नंबर में फॉरेंसिक असिस्टेंट होंगे। एक पेज है इसमें, ध्यान से समझिएगा। ये मोबाइल वैन्स जो फॉरेंसिक्स डिटेल कैटर करेंगी, ये दिल्ली की जो सिटी पुलिस है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बाहर होंगे। ये इंडिपेंडेंट होंगे और कोर्ट ऑफ लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब यहां पर देखिए मजेदार बात क्या है, दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, लेकिन जो फॉरेंसिक्स की टीम है वो उनके एम्बिट में आ जाएगी। अब इससे दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाएगा कि पता चला वो कुछ और बता रहे हैं और फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एडिशनल कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाएगा दिल्ली पुलिस के ऊपर, जो हमेशा से वो इंडिपेंडेंट रहे हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं। सो इट्स अ न्यू डायमेंशन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि दिल्ली में वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम 40% बढ़ा है, जो कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को जारी किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने। क्या ऑब्जेक्टिव है कि जब भारत अपनी 100 साल आजादी के पूरे करेगा तब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं इंडिया के लिए। इसे डेवलप किया गया ईएसी पीएम के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का, माइकल ई पोर्टर का, डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स का, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं। इनका जो मेथडोलॉजी है फॉर्मुलेशन का, उसको इस्तेमाल किया गया है इस पूरे रोड मैप को तैयार करने में। 2047 में हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेंगे। उस दौरान हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है। प्रोडक्टिविटी हमारे देश को आगे ले जाने का एक की फैक्टर होगा, जहां पर फर्म्स की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे और जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करने में पार्टिसिपेट करें। 4S के प्रिंसिपल यहां पे वर्क करेंगे, जो सेक्टर स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, जिनमें पहला S है सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाया जाए। दूसरा है कि हम शेयर्ड फॉर्मेट में ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, जहां पर सभी रीजन्स कवर होंगे। तीसरा है कि हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे। और चौथा कि जो एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, वॉर या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, हम उससे
खुद को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, उस शॉक को सॉलिड मैनर में झेल पाएंगे। ये 4 एस हैं जो यहां पर एप्लीकेबल होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीनिंग इनिशिएटिव फॉर इंडियाज कोल सेक्टर के बारे में है। कोल माइनिंग हो जाने के बाद वो जमीन बर्बाद हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा कि वो 2400 हेक्टेयर का एरिया ग्रीन कवर के अंडर लेकर आएंगे। ये काम किसको दिया जाएगा? कोल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा कि कोल प्रोडक्शन के होने के बाद वो वहां पर एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर करने के लिए, सोसाइटी की केयर के लिए उसकी ग्रीनिंग का काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यह एम्बिशियस गोल रखा है कंपनीज के लिए कि उन्हें 2400 हेक्टेयर का एरिया कोल फील्ड के आसपास का जो खत्म हो चुका है या उसके आसपास का एरिया है वहां ग्रीन कवर डेवलप करना पड़ेगा। 50 लाख पौधे लगाने होंगे 2022-23 में, जो रिक्लेम्ड माइंड आउट एरियाज हैं, जहां से माइनिंग हो गई है वहां पर, या जो लीज होल्ड एरिया है उसके आसपास का एरिया। इससे इंडिया का जो नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन का कमिटमेंट है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जहां पर हमें एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहते हैं 2.5 से 3 मिलियन टन का CO2 एक्विवेलेंट, जो इतना CO2 सोखने की क्षमता रखता हो 2030 तक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में नासा ने अपने मून मिशन का नाम एंशिएंट लूनर गॉडेस आर्टेमिस के नाम पर रख दिया है। नासा हमेशा से अपने स्पेस एक्सप्लोरेशंस के नाम एंशिएंट ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम पर रखता रहा है। इसके पहले आपने मून एक्सप्लोरेशन मिशन अपोलो के बारे में सुना होगा। अपोलो एक एंशिएंट ग्रीक गॉड हुआ करते थे, जिन्हें गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ हीलिंग के तौर पे जाना जाता है। आर्टेमिस उनकी बहन मानी जाती हैं, जिन्हें गॉडेस ऑफ हंट, गॉडेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड गॉडेस ऑफ वेजिटेशन के तौर पे एक्नॉलेज किया जाता है। और अब इन्हीं के नाम पर नासा ने अपने इस मून एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम रख दिया है आर्टेमिस 1। ये एक ऐसा रॉकेट होगा जिसमें कोई क्रू नहीं जाएगा। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मिशन है जो महीनों लंबी जर्नी करेगा और मून पर जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन 2 मैनिक्विन्स लेकर जाएगा। मैनिक्विन्स मतलब ऐसी आकृतियां जो इंसानों जैसी दिखती हैं, वैसी ही चीजों को महसूस करती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। इसके जरिए वुमेन बॉडी के ऊपर रेडिएशन स्पेस का कैसे इफेक्ट डालता है उसे जज किया जाएगा, ताकि हम फीमेल एस्ट्रोनॉट को बेटर प्रोटेक्ट कर सकें स्पेस में। जो स्पेस क्राफ्ट है वो SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो 2,80,000 मील की दूरी तय करेगा 4 से 6 हफ्तों में। एम ये होगा कि 2024 तक इंसानों को एक बार फिर से चांद की धरती पर, चांद की सतह पे उतार दिया जाए। इससे साइंटिफिक डिस्कवरी में मदद मिलेगी और आने वाली जनरेशन इन एक्सप्लोरेशंस का फायदा उठा सकेगी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी। जो स्पेसक्राफ्ट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो बिना स्पेस स्टेशन में डॉक किए बहुत लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रख सकता है। SLS रॉकेट जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट माना जा रहा है, ये इस स्पेस मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड ले जा सकता है, इसीलिए वो डिजाइन ही किया गया है। ये क्रू और कार्गो दोनों को ले जा सकता है। आर्टेमिस बेस कैंप पे लगाया जाएगा चांद की सतह पे, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें मॉडर्न लूनर कैबिन, रोवर और मोबाइल होम होगा। एक गेटवे भी होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये मल्टीपर्पज आउटपोस्ट की तरह काम करेगा, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी सारी जानकारियां ट्रांसफर करेंगे। जो गेटवे है वो मून को 1 दशक तक ऑर्बिट करता रहेगा और आने वाले समय की साइंटिफिक डिस्कवरी में, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में मदद देगा। कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व हैं? कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये सभी इसका हिस्सा हैं। आर्टेमिस 1 एक एक्सपेरिमेंटल मिशन होगा। आर्टेमिस 2 में इंसानों को भेजा जाएगा। आर्टेमिस 3 और इसके आगे के मिशंस फर्दर एक्सप्लोरेशंस को कंडक्ट करेंगे। आइए रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। देखिए ये तो शुद्ध रूप से गलत है। अभी हमने पढ़ा कि इसे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये तो गलत हो गया। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम सोलर एटमॉस्फेयर को प्रोब करेगा, स्टडी करेगा। अरे एकदम गलत है। अब तो हमें पता है कि ये चांद के लिए है। हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज ये कॉक्सैकिया वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। ये बढ़िया है, ये सही है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, किसी रिलीजियस फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती अंडर दिस एक्ट, ये बात सही है, ये भी सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सेशन की PDF आपको ओनली ISK टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी वहां जा सकते हैं। तो जाइए PDF को डाउनलोड करिए और रिवाइज करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।